वहीं तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने 13 मई को होने वाली लोकसभा चुनावों के लिए तेलंगाना के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का जो समय है वो बढ़ा दिया है और वोटिंग का जो नया समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बजाय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कर दिया गया है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बीच तेलंगाना के खम्मम में लू से तमाम राजनीतिक दल भी परेशान है और यहाँ का जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री के बीच वो पहुँच जाता है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक दलों को अपने लोगों तक कार्यक्रम पहुँचाने में या घर घर अभियान या फिर सार्वजनिक रैलियां और बैठकों में सुबह शाम को आयोजित कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और करीमनगर, निज़ामाबाद, जहीराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद और इसके अलावा कई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर लोग जो हैं वो लोग में पहले जो घोषित समय था सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बजाय जो नया समय है वो अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तय हो गया है। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि नया समय आदिलाबाद लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों, पेद्दापल्ले सीट के 3, वारंगल एससी सीट के 6 और महबूबाबाद एसटी सीट के 3 और खम्मम लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। वहीं दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो कर दी गई थी और एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दरअसल ये सभी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी और आरोप यह है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति कर दी थी। और दरअसल आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का जो हवाला दिया गया है और जो ये कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत है और डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दिल्ली महिला आयोग के डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से एक जो आदेश है वो भी जारी किया गया है और ये नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का जो कोई मूल्यांकन जो है वो नहीं किया गया था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। बता दें कि फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपे गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ये जो है बड़ी कार्रवाई दिल्ली के एलजी ने ली है। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद केस में लगातार सुनवाई जो है जारी है और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर बहस का दौर वो जारी दिखता हुआ नजर आ रहा है और आज भी हिंदू पक्ष अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने रखेगा। और इस बीच बुधवार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी कि भगवान न तो वर्ष 1968 में हुए कथित समझौते में पक्षकार थे और न ही 1974 में पारित अदालत की डिग्री आदेश में वह पक्षकार थे। दरअसल हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर यह बात कही है और आपको बताया कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की जो सुनवाई है न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा की जा रही है और आज यानी कि बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। और वर्ष 1968 में हुए समझौते के सवाल पर मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों के जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से ये बुधवार को कहा गया कि भगवान न तो 1968 में हुए और कथित समझौते में न वो पक्षकार थे और न ही 1974 में अदालत की डिग्री आदेश में वो पक्षकार थे। वहीं पूर्व में मुस्लिम पक्ष की वकील तस्लीमा अजीज अहमदी ने दलील दी थी कि यह वाद समय सीमा से बाध्य है और उसके मुताबिक उनके पक्षकारों ने 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया था कि जिसकी पुष्टि 1976 में एक दीवानी वाद के निर्णय में की गई थी और एक समझौते के चुनौती देने के जो समय सीमा 3 वर्षों की है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया, इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा से बाध्य है। वहीं तीसरे चरण के चुनाव में झंझारपुर सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और मामला तब त्रिकोणीय हो गया है। दरअसल यहाँ से जो गुलाब यादव बसपा के टिकट पर मैदान में उतारे गए हैं और पिछड़ा व अति पिछड़ा बाहुल्य वाली सीट झंझारपुर से फिलहाल जदयू के सिटिंग सांसद रामप्रीत मंडल हैं और इस कब्जे को बरकरार करने के लिए जदयू सहित एनडीए ने पूरी ताकत जो है वो झोंक रखी है, जिन्हें वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। बता दें कि यहाँ जो है वैश्य बाहुल्य सीट पर अमित शाह ने भी रैली कर चुके हैं और खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लहर में रामप्रीत मंडल
कोसांसदका चुनाव जीतने में कोई उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं और दरअसल जो रामप्रीत मंडल को टक्कर सुमन कुमार महासेठ दे रहे हैं जो कि वैश्य समाज से आते हैं, वहीं आरजेडी के समीकरण जुड़ने के एनडीए उम्मीदवार को कड़ी टक्कर मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और पिछली बार रामप्रीत मंडल को राजद के टिकट पर गुलाब यादव ने चुनौती दी थी, लेकिन तब उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं झंझारपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो संख्या बल के हिसाब से यह लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बाहुल्य है और यहाँ पर यादवों की जो संख्या है वो 20% है और वहीं ब्राह्मण जो है लगभग 15% के आसपास है और बाकी जो निर्णायक जो भूमिका में अति पिछड़ा वोटर रहता है जिनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 15% के आसपास है, जबकि वैश्य समाज और अन्य पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है वो भी 12 से 15% के बीच है, यानी कि लड़ाई जो है इस बार त्रिकोणीय है और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए अपने प्रयास में इजरायली नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एक ऐसे समझौते का जो बंधकों को मुक्त करेगा और लगभग 7 महीनों की शांति पर विराम लगाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के धरातल पर उतरने में विफलताओं के लिए हमास जिम्मेदार होगा और अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद से ही ब्लिंकन जो है इस क्षेत्र को अपनी 7वीं यात्रा पर वो गई हैं ताकि इजराइल और हमास के बीच एक मायावी समझौते को सुरक्षित किया जा सके जो कि दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजरायली घुसपैठ को रोक सकता है। यहाँ सैकड़ों हजारों जो है फिलिस्तीन रहते हैं, इसीलिए लगातार यूएस की विदेश मंत्री जो है वो लगातार कोशिश कर रही हैं ताकि किसी तरीके से समझौता किया जा सके।